हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृषि वैली यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं HP PCS ADO एग्ज़ाम सॉल्व पेपर। ये जो एग्ज़ाम था ये रिसेंटली आपका अप्रैल 2022 में हुआ था। तो जो हिमाचल प्रदेश PCS एग्ज़ाम था फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर पोस्ट, उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन पेपर्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स को। और ये जो क्वेश्चंस रहेंगे HP PCS के वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, यानी इस पेपर में जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे हम उसको इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब नहीं करें तो देन यू हैव टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो मोर एंड मोर। नाउ वी स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ पायरेला इज़ मोर हार्मफुल। तो पायरेला एक इंसेक्ट है और इस इंसेक्ट की कौन सी स्टेज जो होती है बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। ऑप्शंस आर गिवन अडल्ट, निम्फ, प्यूपा एंड बोथ ए एंड बी। तो जो पायरेला इंसेक्ट है इसकी जो स्टेजेस जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं दैट इज़ द अडल्ट एंड निम्फ, यानी अडल्ट और निम्फ दोनों ही बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर डेवलपिंग कॉमर्शियल हाइब्रिड मेज सीड्स विच ऑफ द फॉलोइंग मेल स्टेरिलिटी इज़ यूज्ड। यानी अगर हमको मेज़ में मक्के के सीड्स में हाइब्रिड प्रोडक्शन करना है, हाइब्रिड सीड का प्रोडक्शन करना है, तो हम कौन सी मेल स्टेरिलिटी का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शंस आर जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी और नन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी दैट इज साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। तो मेज़ के हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए जो हम मेल स्टेरिलिटी का यूज़ करेंगे दैट विल बी साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिप्सम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। जिप्सम जो है किस टाइप के रॉक का एग्जाम्पल्स है आपको बताना है। ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक या ऑल ऑफ दीज। तो जिप्सम कौन से टाइप का रॉक्स है, रॉक में आता है। तो जिप्सम इज एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स कौन से वो रॉक्स होते हैं जो डिफरेंट लेयर्स में फॉर्म्स होते हैं अराउंड एट द बैंक ऑफ रिवर, किसी नदी के किनारे या पानी से झरने के जो भी हमारा वाटर होता है, वाटर के फ्लो के कारण जब सॉइल आती है और एक जगह पे डिपॉजिट हो जाती है, उसके ऊपर जब दूसरी लेयर बनती है तो इस तरह से सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म होते हैं। तो जिप्सम इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्ड इज यूज फॉर सैलिन एंड अल्कलीन सॉइल। सैलिन एंड अल्कलीन सॉइल्स के लिए कौन सा वर्ड यहाँ पे यूज होता है। ऑप्शंस आर रक्कर, कालर, उसाव और बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी दैट इज कालर। कालर वर्ड यूज़ होता है सैलिन अल्कली सॉइल्स के लिए। तो सैलिन अल्कलीन सॉइल्स के बहुत सारे लोकल नेम होते हैं, यहाँ बहुत सारे उसके लोकल नेम्स होते हैं जिनसे हम इस सॉइल को पहचान सकते हैं। तो कालर इज़ वन ऑफ दैम। इसके अलावा आपने एक और पढ़ा होगा, अरुण कातन की बुक में लिखा रहता है ऊसर। ऊसर इज़ वन ऑफ द फेमस नेम विच इज़ गिवन टू सैलिन एंड अल्कलीन सॉइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज garlic cloves proper growth and development at optimum temperature डिग्री सेल्सियस। यानी जो गार्लिक के क्लोव्स होते हैं, जो एडिबल पार्ट होता है गार्लिक का लहसुन में, उसकी प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए हम उसको किस टेम्परेचर के, किस ऑप्टिमम टेम्परेचर पे उसको स्टोर करते हैं। ऑप्शंस आर गिवन एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी दैट इज 13 to 14 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लैडियोलस इज प्रोपोगेटेड बाय। ग्लैडियोलस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्लावर क्रॉप है, इसको प्रोपोगेट कैसे करते हैं। सक्कर्स, कॉम्स, कटिंग, रनर्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी दैट इज कॉम्स। इसमें कॉम्स प्रेजेंट होते हैं जिससे हम इसको प्रोपोगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस ऑल्सो नोन एज। तो मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस को और क्या कहा जाता है। ऑप्शंस आर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ट्राइजेनिक इनहेरिटेंस, मोनोजेनिक इनहेरिटेंस या बोथ ए एंड बी। तो मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस है। मल्टीपल से समझ में आ रहा है, इसका राइट आंसर होगा पॉलीजेनिक। मल्टीपल, पॉली का मतलब ही होता है, पॉली मीन्स मैनी, मल्टीपल, तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ट्रेनिंग सिस्टम इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन ग्रेप्स। तो ग्रेप्स में सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रेनिंग सिस्टम जो होता है वो कौन सा होता है। ऑप्शंस आर वाइट ट्रेलिस, परगोला, हैट सिस्टम, बोथ ए एंड बी।
तो ग्रेप्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रेनिंग मेथड होता है वो होता है वाइड ट्रेलिस, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ट्रेनिंग सिस्टम यू ऑल नो, ग्रेप्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ट्रेनिंग करना। ट्रेनिंग से क्या होता है कि प्लांट को एक प्रॉपर उसका स्टैंड मिल जाता है, उसका एक प्रॉपर ट्रेनिंग जो होता है वो बेसिकली डेवलप करता है फ्रेमवर्क। प्लांट्स में प्रॉपर फ्रेमवर्क को डेवलप करने के लिए हम उसकी ट्रेनिंग करते हैं, और ट्रेनिंग जो हम करते हैं वो इनिशियली हम करना स्टार्ट कर देते हैं इनिशियल ईयर्स में, यानी जब प्लांट्स बहुत ज़्यादा यंग एज में होता है तभी हम ट्रेनिंग को स्टार्ट कर देते हैं। और ग्रेप्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रेनिंग मेथड माना गया है वो है वाइड ट्रेलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनोमेना ऑफ हाइडिंग इंसेक्ट्स एट हाई टेम्परेचर इज़। हाई टेम्परेचर में जब इंसेक्ट्स का हाइड हो जाते हैं, अपने आप को छुपा लेते हैं हाई टेम्परेचर के टाइम पे, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शंस आर नेचुरल सेफ्टी, हाइबरनेशन, एस्टिवेशन या नन। तो हाई टेम्परेचर में जब अपने आप को इंसेक्ट हाइड कर लेता है, छुपा लेता है गर्मी से बचने के लिए, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज एस्टिवेशन। एस्टिवेशन बोलते हैं, अगर आपको पता है एस्टिवेशन का एक नाम और होता है, इसको हम कॉमनली बोलते हैं समर स्लीप। एस्टिवेशन, इसको जो एस्टिवेशन प्रोसेस होता है इसको हम समर स्लीप बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, समर में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तो हाई टेम्परेचर से बचने के लिए, हाई टेम्परेचर पे क्या होता है कि टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई हो जाता है कि जो ऑर्गेनिज्म है उसका मेटाबॉलिक रेट जो होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी उसकी चेंज हो जाती है, वो डॉर्मेंट कंडीशन में आ जाता है और उसकी बॉडी से ज़्यादा जो वाटर होता है वो स्केप आउट होने लगता है, तो डिहाइड्रेशन की कंडीशन आ जाती है। तो ऐसा कंडीशन ना आए, यानी जो सारा का हमारी बॉडी का जो सारा वाटर है, मॉइस्चर है, वो लॉस ना हो, इसीलिए जो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने आप को एस्टिवेट कर लेते हैं, यानी वो समर स्लीप में चले जाते हैं, दैट इज एस्टिवेशन। और हाइबरनेशन क्या होता है? हाइबरनेशन इज टर्म्ड एज विंटर स्लीप, इसको हम विंटर स्लीप कहते हैं। इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ एस्टिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु टोल्ड वायरस इज अ कंटेजियम वायरस फ्लूइडिज्म? ये किसने कहा था? कौन सा साइंटिस्ट है जिसने ये स्टेटमेंट बोली थी कि वायरस जो होते हैं वो कंटेजियम फ्लूइडिज्म होते हैं? ऑप्शंस आर स्टैनले, मेयर, इवॉन्स्की, बेजनिक। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, बेजनिक। ये साइंटिस्ट हैं बेजनिक जिन्होंने ऐसा बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वॉज द फर्स्ट डीजी ऑफ ICAR? मतलब जो ICAR है, दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, उसके जो फर्स्ट डीजी रहे थे वो कौन थे? डीजी मतलब यहाँ पे है डायरेक्टर जनरल से, ठीक है। तो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल कौन रहे थे ICAR के? ये तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबको पता होगा इसका आंसर क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं और इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, डॉक्टर BP पाल। डॉक्टर BP पाल जो थे वो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल रहे थे ICAR के। और इसके अलावा जो डॉक्टर BP पाल हैं ये बहुत ही फेमस ब्रीडर हैं, किस क्रॉप के? वेरी फेमस पर्सनालिटी, ही वॉज ब्रीडर ऑफ रोज़। ये बहुत ही फेमस ब्रीडर है रोज़ क्रॉप की। तो रोज़ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्लावर क्रॉप है, तो उसकी बहुत ही फेमस ब्रीडर में इनका नाम भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फ्रूट्स ऑफ बनाना आर सीडलेस ड्यू टू। तो बनाना के जो फ्रूट्स होते हैं वो सीडलेस होते हैं, उनमें बीज नहीं होते, वो क्या रीज़न है इसका, क्यों सीडलेस होते हैं? ऑप्शंस आर एम्ब्रियो अबॉर्शन, वेजिटेटिव पार्थेनोकापी, स्टिमुलेटिव पार्थेनोकापी, बोथ A and B। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज वेजिटेटिव पार्थेनोकापी। ये रीज़न है कि जो बनाना होते हैं वो सीडलेस रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मल्चिंग इज रिलेटेड टू चेक द डैश फ्रॉम द सॉइल। मल्चिंग जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है जो हम करते हैं सॉइल पे, वो किस चीज़ को रोकने के लिए? चेक माने होता है टू स्टॉप, रोकना। किस चीज़ को रोकने के लिए हम मल्चिंग करते हैं? ऑप्शंस आर, फर्स्ट ऑप्शन है पर्कुलेशन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम सॉइल, नेक्स्ट इवेपोरेशन ऑफ मॉइस्चर, नेक्स्ट एनी टाइप ऑफ मॉइस्चर लॉस, बोथ A and B। करेक्ट क्या होगा यहाँ पे?
यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन बी, दैट इज़ द इवेपोरेशन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द सॉइल। मिट्टी से जो इवेपोरेशन होता है, इवेपोरेशन का मतलब होता है वाटर का लॉस होना। पानी जो होता है वो लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में, गैसियस स्टेट में जाके लॉस हो जाता है। तो मिट्टी में जो मॉइस्चर होगा वो जब इवेपोरेशन बन के लॉस हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होगी, हमारी जो सॉइल है वो मॉइस्चर डेफिशिएंट हो जाती है, सॉइल में पानी की कमी हो जाएगी। और ऐसा सॉइल में ना हो इसलिए हम वहाँ पे कर देते हैं मल्चिंग। मल्चिंग का काम यही होता है कि सॉइल में इवेपोरेशन से जो वाटर लॉस हो रहा है उसको प्रिवेंट करा जाए। मल्चिंग के लिए हम बहुत सारा मटेरियल यूज़ करते हैं और डिफरेंट टाइप्स की मल्चिंग हम यूज़ करें। प्लास्टिक मल्च आजकल बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है। प्लास्टिक मल्च का हम यूज़ करते हैं बेसिकली, तो जो प्लास्टिक मल्च होती है उसका हम यूज़ करते हैं मेनली हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में। और हॉर्टिकल्चर में भी स्पेशली जो हमारे वेजिटेबल क्रॉप्स आते हैं, वेजिटेबल क्रॉप्स में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हम प्लास्टिक मल्च का। इसके अलावा जो हमारे फील्ड क्रॉप्स में हमारे सीरियल्स होते हैं जैसे राइस, व्हीट, मेज, इन सीरियल्स में हम क्या यूज़ करते हैं, जनरली स्ट्रॉ मल्च यूज़ करते हैं, स्टबल मल्च का यूज़ करते हैं। स्टबल्स जो बच जाते हैं हमारे क्रॉप्स के, जो रेसिड्यूज़ होते हैं स्ट्रॉ स्टबल्स, इनका ही हम यूज़ करेंगे, दैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ मल्च। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डाउनी मिल्ड्यू फंगस डिस्कवर्ड बाय। डाउनी मिल्ड्यू फंगस को किसने डिस्कवर करा है? ऑप्शंस आर टिलेट, रॉबर्ट हुक, मॉरेन, एंटोन डी बेरे। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, एंटोन डी बेरे। एंटोन डी बेरे ने ये डिसीज़ को डिस्कवर करा था, ग्रेप्स में डिस्कवर करा है इन्होंने ये डिसीज़, और इसी कारण इनको क्या कहा जाता है, ही इज़ फेमस एज फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। इनको फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी कहा जाता है। रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी कौन है? एंटोन डी बेरे, क्योंकि इन्होंने डाउनी मिल्ड्यू फंगस को डिस्कवर करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोडियम नाइट्रेट इज अ फर्टिलाइजर ऑफ। तो आपको इसका नेचर बताना है, ये सोडियम नाइट्रेट का जो नेचर है वो कैसा है। ऑप्शंस है एल्कलीन, न्यूट्रल, एसिडिक या फिर बोथ ए एंड बी। तो सोडियम नाइट्रेट का जो नेचर है दैट इज एल्कलीन नेचर। ऑप्शन ए जो है एल्कलीन नेचर इसका होता है, ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन कंपाउंड फॉर पंजेंसी इन चिली। चिली में जब मेन कंपाउंड पाया जाता है पंजेंसी के लिए, उसके तीखेपन के लिए, वो क्या होता है? ऑप्शंस आर सल्फर, कैप्सिसिन, एल्कलॉइड, कैप्सेंथिन। तो सल्फर तो पाया नहीं जाता मिर्ची में। सल्फर किस में पाया जाता है? सल्फर पाया जाता है हमारे ऑयल सीड क्रॉप्स में। जितने भी हमारे ऑयल सीड्स होती हैं, मस्टर्ड, सेम, इन सब में पाया जाता है सल्फर। और उन ऑयल सीड्स में सल्फर की वजह से पंजेंसी क्रिएट होती है। और एल्कलॉइड इसका आंसर नहीं है। अब आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, कैप्सिसिन और कैप्सेंथिन। और ये दोनों ही कंपाउंड जो होते हैं हमारी चिली में पाए जाते हैं, मिर्ची में दोनों ही पाए जाते हैं। पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो पंजेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पंजेंसी के लिए, तीखेपन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज कैप्सिसिन। पंजेंसी, सी मेरे सिन याद रखना, कैप्सेंथिन। अब बचा कैप्सेंथिन, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है फिर? तो कैप्सेंथिन रिस्पॉन्सिबल होता है इसके कलर के लिए। कलर, मिर्ची का जो कलर होता है, लाल मिर्च, ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स के जो कलर पिगमेंट्स पाई जाती हैं। कैप्सेंथिन बेसिकली इट इज सॉर्ट ऑफ अ पिगमेंट, ये एक पिगमेंट है बेसिकली। तो पिगमेंट है तो पिगमेंट का काम होता है कलर देना। तो मिर्ची में जो कलर आता है वो कलर आता है कैप्सेंथिन की वजह से, लेकिन जो पंजेंसी आती है वो आती है कैप्सिसिन की वजह से। दीज टू टर्म्स आर समवॉट कंफ्यूजिंग, पर को अच्छे से याद रखना है। कैप्सिसिन सिन है तो पंजेंसी याद रखना है, कैप्सेंथिन है तो कलर याद रखना है, क्योंकि ये पिगमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन इंसेक्टिसाइड्स कंटेनर साइन ऑफ ब्लू ट्रायंगल इंडिकेट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंसेक्टिसाइड्स का अगर आपने कंटेनर देखा होगा और आपने इंसेक्टिसाइड का एक डिब्बा देखा होगा तो उसमें डिफरेंट ट्रायंगल्स बने होते हैं डिफरेंट कलर्स के। तो जो ब्लू कलर का ट्रायंगल है वो क्या इंडिकेट करता है? तो ये जो डिफरेंट कलर्स के ट्रायंगल होते हैं, एक होता है हमारा इसमें रेड होता है, एक तो ब्लू हो गया, इसके अलावा ग्रीन होता है, एंड वन मोर दैट इज़ येलो।
तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के जो ट्रायंगल्स बने होते हैं ये इंडिकेट करते हैं पॉइजन का लेवल कैसा है। तो क्वेश्चन में यहाँ पूछा गया है कि जो ब्लू ट्रायंगल होता है वो क्या दर्शाता है। ऑप्शंस है पॉइजनस, लेस पॉइजनस, मीडियम पॉइजनस या हाईली पॉइजनस। तो ब्लू कलर जो होता है वो थोड़ा कम पॉइजनस होता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, दैट इज मीडियम पॉइजनस। या फिर इसको मीडियम पॉइजनस के अलावा इसका एक टर्म और हम यूज़ कर सकते हैं, मॉडरेटली पॉइजनस। ठीक है, मीडियम पॉइजनस कह लो या मॉडरेटली पॉइजनस कह लो। तो याद रखना इंसेक्टिसाइड्स के लेबल में ब्लू ट्रायंगल दर्शाता है कि वो इंसेक्टिसाइड जो है मॉडरेटली पॉइजनस है। अगर हाईली पॉइजनस होता है तो उसका कलर रेड होता है, हाईली पॉइजनस में रेड कलर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कलर ऑफ सॉइल वेरीज ड्यू टू, मिट्टी का जो रंग होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, किसकी वजह से वो वेरी करता है। ऑप्शंस आर मिनरल, ऑर्गेनिक मैटर, सल्फर, बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे जो सॉइल का कलर होता है वो डिपेंड करता है ऑर्गेनिक मैटर कितना पाया जाता है सॉइल में और मिनरल्स का कंपोजिशन कैसा है। तो दोनों पे डिपेंड करता है, यानी बोथ ए एंड बी, यानी बोथ जो हमारे मिनरल्स हैं, मिनरल्स कितने हैं, और प्लस हमारा जो ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है मिट्टी में वो कैसा है। इसके ऊपर इन दोनों फैक्टर पे डिपेंड करता है सॉइल का कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 1846 फेमाइन ऑफ इंग्लैंड वॉज कॉज्ड बाय। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि 1846 में जो इंग्लैंड फेमाइन हुई थी उसका कॉज क्या था, क्या कारण रहा था इंग्लैंड फेमाइन का। ऑप्शंस आर रस्ट ऑफ व्हीट, लीव स्पॉट ऑफ राइस, लीव ब्लाइट ऑफ पोटैटो, सैंजोज स्केल इन एप्पल। तो आपने सुना होगा इरिश फेमाइन, इरिश फेमाइन जो आयरलैंड में हुई थी वही है ये, ठीक है, इंग्लैंड। तो ये किसकी वजह से हुई थी, पोटैटो में जो ब्लाइट थी उसके, वही इसका कारण था। ऑप्शन सी, लीव ब्लाइट ऑफ पोटैटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट थिंग शैल बी अफेक्टेड अंडर वाटर स्ट्रेस कंडीशन इज। अगर वाटर स्ट्रेस कंडीशन आ जाती है तो सबसे पहली कौन सी चीज़ बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है प्लांट्स में। ऑप्शंस आर ट्रांसपीरेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, सेल डिवीजन एंड इलोंगेशन। तो वाटर स्ट्रेस कंडीशन में सबसे पहले क्या होगा, ट्रांसपीरेशन इफेक्ट नहीं होगा, प्रोटीन सिंथेसिस भी इफेक्ट नहीं होती एकदम से, फोटोसिंथेसिस भी एकदम इफेक्ट नहीं होता, बचा क्या है आपका सेल डिवीजन एंड इलोंगेशन। तो ये जो ऑप्शन डी है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर है। सबसे पहले क्या होता है, वाटर स्ट्रेस कंडीशन जैसे जैसे होने लगती है तो प्लांट्स का जो सेल डिवीजन होता है, सेल इलोंगेशन होता है, या ओवरऑल वी कैन से जो सेल होते हैं, सेल्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट अफेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट सुटेबल प्लेस फॉर कॉलीफ्लावर सीड प्रोडक्शन इन हिमाचल प्रदेश। तो ये HPPCS का क्वेश्चन पेपर है, तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश से ही पूछा गया है कि कॉलीफ्लावर का सीड प्रोडक्शन करने के लिए सबसे अच्छी प्लेस जो है वो हिमाचल में क्या है। ऑप्शंस आर कांगड़ा वैली, स्प्रून वैली, कुल्लू वैली, कुफरी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज स्प्रून वैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल फेमाइन इन 1943 अकर ड्यू टू। तो बहुत फेमस रही थी, ये इंपॉर्टेंट है, सबको पता होगा इसका आंसर वेल। तो जो बंगाल फेमाइन आया था 1943 में आया था ये, इसका रीज़न क्या था। ऑप्शंस आर रस्ट इन व्हीट, ब्लाइट इन पोटैटो, लीफ स्पॉट इन राइस, ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज तो है ही नहीं इसका, ठीक है, तो क्या हो सकता है इसका रीज़न, इसका तीनों ऑप्शंस में से क्या सही हो सकता है। बंगाल फेमाइन इज रिलेटेड टू ऑप्शन सी, दैट इज लीफ स्पॉट इन राइस। राइस में जो लीफ स्पॉट्स लगे थे यही इसका रीज़न था बंगाल फेमाइन का। और ये इसका मेन जो कॉजल ऑर्गेनिज्म अगर पूछा जाए तो वो क्या होता है, तो राइस में जो लीफ स्पॉट्स लग रहे थे वो एक फंगस की वजह से लग रहे थे। एक फंगस थी, बहुत फेमस फंगस है, और उसका साइंटिफिक नेम है हेलिमेंथोस्पोरियम, हेलिमेंथोस्पोरियम ओराइजे, ठीक है। हेलिमेंथोस्पोरियम ओराइजे फंगस जो है रिस्पॉन्सिबल है लीफ ब्लाइट इन राइस के लिए, और ये बहुत फेमस रहा था। इसकी अगर हिस्ट्री देखें तो ये बंगाल फेमाइन 1943 से बहुत ज़्यादा फेमस है इस नाम से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस फिनोमिना वॉज ऑब्जर्व बाय, ऑप्शंस आर डी डेविस, कॉर्निस, टेसेमाक, नन। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जो फिनोमिना है वो किसने ऑब्जर्व करा था? ऑप्शन सी, दैट इज टेसेमाक ने ऑब्जर्व करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किनोव मैंड्रिन वॉज डेवलप बाय। किनोव मैंड्रिन एक वैरायटी है मैंड्रिन में, सिट्रस की वैरायटी है। सिट्रस में हम पढ़ते हैं मैंड्रिन के बारे में, सिट्रस ग्रुप का फ्रूट है ये। तो मैंड्रिन की जो किनो वैरायटी है वो किसने डेवलप करी है? एच बी फ्रॉस्ट, एल्मॉस, डब्ल्यू बी हेज, ऑल ऑफ दीज। तो सिट्रस की जो वैरायटी है मैंड्रिन में, किनोव मैंड्रिन, ये डेवलप करा है एच बी फ्रॉस्ट ने। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईयर कोकल ऑफ व्हीट। तो ईयर कोकल एक डिसीज़ है, ये एक डिसीज़ है, बीमारी है जो कि लगती है गेहूं में, व्हीट में। तो ये किससे लगती है? ऑप्शंस आर एंगुइना टिटिसी, मेलोडिगाइन जेवेनिका, हेट्रोडर्मा अविनी, बोथ ए एंड बी। तो जो ईयर कोकल ऑफ व्हीट है ये एक डिसीज़ है और इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है, ये सारे जो ऑप्शंस आप देख रहे हैं सब साइंटिफिक नेम है, बट किसका साइंटिफिक नेम है? तो ईयर कोकल किसकी डिसीज़ है? ये होती है नीमाटोड की वजह से। ठीक है, नीमाटोड की वजह से बीमारी हो जाती है। और ये जो ऑप्शंस आप देख रहे हैं बोथ ए एंड बी, तो यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, तो 3 ऑप्शंस आपके पास हैं और ये तीनों ही जो हैं साइंटिफिक नेम्स हैं नीमाटोड के। तो आपको बताना है कौन सा कॉजल ऑर्गेनिज्म है ईयर कोकल इन व्हीट का। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन ए, दैट इज एंगुइना टिटिसी। एंगुइना टिटिसी इज अ नीमाटोड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ईयर कोकल डिसीज इन व्हीट क्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरासाइट ऑफ सिल्क वॉर्म इज। सिल्क वॉर्म का पैरासाइट कौन है? ऑप्शंस आर स्टूरिनिया कैरिरी, स्टूरिनिया कुकुरबिटे, फैल्कोनिया रेचेंस, बॉम्बिक्स मोरी। तो सिल्क वॉर्म का जो पैरासाइट है वो है स्टूरिनिया कैरिरी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट फाउंड इन इंसेक्ट। इनमें 4 ऑप्शंस हैं, इन 4 ऑप्शंस में से क्या चीज़ इंसेक्ट में नहीं पाई जाती, नॉट फाउंड है? सेंस ऑर्गन्स, सलाइवरी ग्लैंड्स, नर्वस सिस्टम या लीवर। तो इनमें से क्या नहीं पाया जाता? सेंस ऑर्गन्स तो होते हैं, ठीक है, इंसेक्ट के जो एंटीना होते हैं वो सेंस ऑर्गन्स का काम करते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं, फूड को इनटेक करता है तो वहाँ पे रोल होता है। नर्वस सिस्टम भी प्रॉपर होता है वहाँ पे। तो बचा क्या? लीवर। तो जो इंसेक्ट्स में पाया नहीं जाता वो है लीवर। ऑप्शन डी, लीवर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ऑल्सो कॉल्ड। तो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की क्या नाम है और क्या कहा जाता है इसको? तो ऑप्शंस यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। ये सारे आंसर जो हैं करेक्ट हैं, यानी लॉ ऑफ रिटर्न भी कहते हैं, लॉ ऑफ इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप भी कहा जाता है, लॉ ऑफ फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, इसके कई सारे नाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूज स्मट ऑफ व्हीट इज डिसीज ऑफ। तो जो गेहूं में लूज स्मट लगती है, इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हर एग्रीकल्चर एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉमन माना जाता है। लूज स्मट जो है इसका ये किस टाइप की डिसीज़ है? सॉइल बॉर्न है, इंटरनल सॉइल बॉर्न, सीड बॉर्न, एयर बॉर्न। तो बहुत फेमस है ये और ये थोड़ी स्पेशल है इसलिए इसको बहुत ज़्यादा फेमस कर रखे हैं। तो उसका आंसर एकदम अलग है, दैट इज़ ऑप्शन बी, इंटरनल सीड बॉर्न। तो ये इंटरनली सीड बॉर्न डिसीज़ में काउंट होती है। तो लूज स्मट जो है वो इंटरनल सीड बॉर्न डिसीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट डिसीज स्प्रेड इन लार्ज एरिया विद ग्रेट लॉस इज कॉल्ड। तो प्लांट में कोई डिसीज़ होती है जो कि बहुत ज़्यादा ग्रेट लॉस करती है, उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शंस आर एंडेमिक, एपिडेमिक, स्पोरोडिक, ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, दैट इज एपिडेमिक। तो प्लांट डिसीज़ जो लार्ज एरिया में बहुत ज़्यादा लॉस कॉज होता है जिसकी वजह से वो है एपिडेमिक। इंडेमिक में क्या होता है? इंडेमिक में वो एक पर्टिकुलर एरिया में ही रहती है, पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया रहेगा, उस पर्टिकुलर एरिया तक ही वो डिसीज़ जो है कन्फाइंड रहती है।
पर्टिकुलर एरिया में कन्फाइंड रहेगी और वहाँ पे पीरियोडिक बेसिस में अकर होगी। एक ही पर्टिकुलर एरिया है, उसी में ये हर साल बर साल इस साल में एक बार आ जाती है, दैट इज़ एंडेमिक। लेकिन जो एपिडेमिक होती है ये लार्ज एरिया में आएगी और बहुत बड़े एरिया में आएगी और बहुत ज़्यादा लॉस भी क्रिएट करके जाएगी, दैट इज़ एंडेमिक। ये डिफरेंस होता है एंडेमिक और एपिडेमिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्ट्राइकिंग स्मट ऑल्सो कॉल्ड। स्ट्राइकिंग स्मट को क्या कहा जाता है? कनाल बर्न, हिल बर्न, कवर स्मट, ये एस होगा यहाँ पे, कवर स्मट या नन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज हिल बर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट सुटेबल टाइम ऑफ ट्रांसप्लांटिंग इन फ्रॉस्ट अफेक्टेड एरियाज इन चिली। यानी मिर्ची में अगर हमको ट्रांसप्लांटिंग करनी है, लेकिन कंडीशन क्या है हमारे पास कि वो जगह जो है फ्रॉस्ट अफेक्टेड है, वहाँ पे फ्रॉस्ट लगा हुआ है, तो ऐसे में हम उसकी ट्रांसप्लांटिंग जो टाइम है वो सबसे अच्छा कब माना जाएगा? ऑप्शंस आर सितंबर अक्टूबर, मई जून, जुलाई अगस्त, नवंबर दिसंबर। तो जो बेस्ट टाइम माना जाएगा चिली की ट्रांसप्लांटिंग के लिए, वो भी फ्रॉस्ट अफेक्टेड जगह में, वो होगा मई से जून, यानी ऑप्शन बी, मई जून इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर सीड जर्मिनेशन इज। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत सिंपल भी है और इम्पॉर्टेंट है कि सीड का जर्मिनेशन के लिए कौन सी पिगमेंट ज़रूरी होती है। ऑप्शंस आर कैरोटीनॉइड, फाइटोक्रोम, राइबोफ्लेविन, ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पे नहीं है, तो 3 ऑप्शंस आपके पास बच रहे हैं, इनमें से गैस कर सकते हैं आप कि क्या करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, फाइटोक्रोम। फाइटोक्रोम वो पिगमेंट होती है जो सीड के लिए जर्मिनेशन के लिए ज़रूरी होती है। फाइटोक्रोम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इफेक्टिव फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स फॉर क्रॉप इन एसिडिक सॉइल्स। एसिडिक सॉइल्स, आपको पता है एसिडिक सॉइल्स क्या होती हैं, जिनका पीएच कितना होना चाहिए? किन सॉइल्स को हम एसिडिक सॉइल्स मानते हैं? पहले तो आपको वो पता होना चाहिए जिनका पीएच 5.5 से भी कम होता है, लेस देन 5.5, ठीक है। तो अगर कोई सॉइल है जिसका पीएच 5.5 से भी कम है, वो एसिडिक सॉइल्स है। और एसिडिक सॉइल्स में हम कौन सा बहुत ही उसमें ऐड करते हैं फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर, वो कौन सा है? ऑप्शन है डीएपी, रॉक फॉस्फेट, एसएसपी, नन। आपको इनकी फुल फॉर्म से पता ही होंगी, फिलहाल मैं आपको बता देती हूँ। डीएपी स्टैंड्स फॉर डाइमोनियम फॉस्फेट, एसएसपी स्टैंड फॉर सिंगल सुपर फॉस्फेट। तो एसिडिक सॉइल में कौन सा फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव माना जाता है? तो यहाँ पे पूछा है इफेक्टिव माना जाता है, तो इफेक्टिव माना जाता है रॉक फॉस्फेट को, यानी ऑप्शन बी, रॉक फॉस्फेट इज द करेक्ट आंसर। एसिडिक सॉइल में हम रॉक फॉस्फेट को ऐड करते हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि एसिडिक सॉइल्स का तो पीएच बहुत ज़्यादा कम होता है, लेकिन रॉक फॉस्फेट वो फर्टिलाइज़र है जो पीएच को क्या करेगा? ये पीएच को इंक्रीज़ करता है, इंक्रीज़ करेगा। तो एसिडिक सॉइल्स का पीएच लो होगा, उसको इंक्रीज़ करने का काम कौन करेगा? रॉक फॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रस्ट फंजाई आर। रस्ट की जो फंगाई होती हैं वो कैसी होती हैं? ऑप्शंस आर टीलोमासाइट्स, पॉलीमॉर्फिक, मोनोइशियस, होमोथैलिक। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज पॉलीमॉर्फिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वीडिसाइड इज यूज टू किल वीड्स और ब्रॉड लीव्स। तो जो ब्रॉड लीव्स होती हैं, ऐसे कुछ शेप होता है ब्रॉड लीव्स का, ऐसे वाले जो पत्ते होते हैं जिन वीड्स में, वीड्स की बात कर रहे हैं हम, तो ऐसे वीड्स जिनकी ब्रॉड लीव्स होती हैं उनको किल करने के लिए हम कौन सा वीडिसाइड यूज़ करते हैं? ऑप्शंस हैं यहाँ पे 2,4-D, 2,DB, 2,4,5T, नन। तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं ऑप्शन 2,4-D, दैट इज़ ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो ऐसे वीड्स जो होते हैं जिनकी लीव्स बहुत ज़्यादा ब्रॉड होती हैं, उनको किल करने के लिए हम जो वीडिसाइड यूज़ करते हैं, द नेम ऑफ द वीडिसाइड इज़ 2,4-D। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस अंडर विच जीन डू नॉट शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज कॉल्ड। कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें जो जीन्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो नहीं करते, नॉट, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? हेरिडिटेबिलिटी, लिंकेज, म्यूटेशन, प्लियोट्रॉफी। द आंसर इज लिंकेज, ऑप्शन बी, लिंकेज कहा जाता है ऐसे प्रोसेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेन कंपाउंड ऑफ पंजेंसी इन चिली
ओ सॉरी वैली, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। मेन कंपाउंड अभी पीछे भी हमने डिस्कस कर था। चिली में मेन कंपाउंड पंजेंसी के लिए क्या ज़रूरी है, दैट इज ऑप्शन बी कैप्सिसिन। और कैप्जेंथिन जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो पिगमेंट है, पिगमेंट है तो ये रिस्पॉन्सिबल होगी कलर डेवलपमेंट के लिए। तो पंजेंसी पूछा गया, पंजेंसी तो आती है हमारी कैप्सिसिन की वजह से। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।